हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे मिकी 17 मूवी के बारे में। तो कल मैंने मिकी 17 मूवी देखी, जो कि एक फ्यूचरिस्टिक सिटी में रह रहा है। साल शायद 2054 है या समथिंग है। तो होता यह है कि उसने एक बहुत बड़ा लोन लिया हुआ होता है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपने दोस्त के साथ, जो कि नहीं चलता, जिसके कारण जो लोन शार्क है वो उनके पीछे पड़ जाता है और उनको धमकी देता है कि अगर तुमने अगर लोन की भरपाई नहीं की तो मेरा जो बॉस है उसको तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, लेकिन उसको टॉर्चर करने में बहुत मजा आता है, उसका वीडियो रिकॉर्ड करने में बहुत मजा आता है, तो वो भी तुम्हारे साथ वही करेगा। और उनका जो शॉप है, नॉट रेस्टोरेंट, तो उसमें जो मालिक होता है जो लोन शार्क का, वो उनको डेमोन्स्ट्रेट करता है किसी दूसरे आदमी ने उनसे पैसा लिया था तो उसका उन्होंने क्या हाल किया, जिसके कारण वो दोनों बहुत डर जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो पृथ्वी छोड़ देंगे, क्योंकि एक और जो ऑर्गेनाइजेशन थी या फिर गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव एक संस्था थी जो कि एक अर्थ के बाहर किसी दूसरे प्लैनेट पर इंसानों की बस्ती बसाने का पूरा एक प्रोजेक्ट लेके वो शिप के थ्रू जाने की कोशिश कर रहे थे। तो बहुत सारे लोग वहां पे कतार में लगे हुए थे क्योंकि उनको भी इस प्लैनेट को छोड़ के जाना था ड्यू टू सम रीजंस। और वहां पे मिकी भी पहुंच जाता है, उसका दोस्त भी उसको वहीं पे मिलता है, उसके दोस्त को वहां पे जॉब मिल जाती है और मिकी है वो सोच रहा है कि मैं भी अगर सबकी तरह ही मैं जॉब करने लगूं तो मुझ में और उनमें फर्क ही क्या है, मेरी कंडीशन में भी क्या सुधार आएगा। तो वो डिसाइड करता है कि उसको एक्सपेंडेबल्स नाम का एक प्रोग्राम है वो ज्वाइन करना है, जो कि वो संस्था ऑफर कर रही थी। मिकी बस एक्सपेंडेबल्स प्रोग्राम यूनिक है, वो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन जाने बिना उसको साइन कर देता है और उसको ज्वाइन कर लेता है। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो मेंबर्स है, टॉप मेंबर्स, वो उसको अप्रोच करते हैं और उसको समझाते हैं कि तुमको मालूम है ना तुम किस चीज के लिए साइन अप कर रहे हो। उसको मालूम नहीं होता, लेकिन वो बस ऐसे नॉड कर देता है, उनकी टर्म्स और कंडीशन से अग्री कर देता है। तो जो संस्था वाले हैं वो भी इस चीज को एज अ कंसेंट लेके आगे का प्रोसीजर शुरू कर देते हैं। तो एक्सपेंडेबल प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम ये है कि दूसरे ग्रह पर लोगों को रहने के लिए, वहां की कंडीशन के हिसाब से लोगों को ढालने के लिए कुछ इंसान को इस प्रोग्राम के अंदर एनरोल करना होगा और उनके ऊपर डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेरिमेंट्स होंगे, डिफरेंट टाइप के टेस्ट होंगे, डिफरेंट टाइप की वैक्सीन्स है वो उनके ऊपर ट्रायल की जाएगी। उसके बेसिस पर वो लोग डिसाइड करेंगे कि क्या ह्यूमन बॉडी या जो मनुष्य है वो उस प्लैनेट पे या उस एनवायरनमेंट में रहने के काबिल है या नहीं। और बहुत सारे ट्रायल रन्स करने के बाद अगर कुछ वैक्सीन चल जाती है तो फिर वो वैक्सीन है वो नॉर्मल लोगों को दी जाती है। तो ये पूरा मोटा मोटा ये एक्सपेंडेबल्स प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट है। तो एक और इंटरेस्टिंग चीज है एक्सपेंडेबल प्रोग्राम में, जो कि सिर्फ एक्सपेंडेबल प्रोग्राम में इनरोल्ड हुए लोगों को ही मिलती है, वो है ह्यूमन बॉडी रिप्रिंटिंग। मतलब कि वो आपके बॉडी को पूरा स्कैन करते हैं, आपकी मेमोरी है उनको भी वो डाउनलोड करके एक सेपरेट ब्रिक वाला कोई स्टोरेज होता है उसमें रखते हैं। और अगर आप मर जाते हो तो आपकी जो एग्जिस्टिंग मेमोरीज है, आपका जो एग्जिस्टिंग डेटा है उनके पास, या और आपकी बॉडी में से वो जो एक्सट्रैक्ट करते हैं लास्ट मोमेंट वाला डेटा, तो उन सबको मिला के ये एक नई बॉडी है एक ह्यूमन की, उसको प्रिंट करते हैं। सेम वही जो बंदा मरा है वैसी बॉडी प्रिंट होके आएगी और उसी बॉडी के अंदर ये लोग अपना जो उसका प्रीवियस मेमोरी था वो उसको रिस्टोर कर देते हैं। मतलब कि जब से वो जिंदा था, मरा और फिर से जिंदा हुआ, तो उसके बीच में मेमोरी में कोई भी गैप नहीं है। तो ये पूरा इस मूवी का कॉन्सेप्ट है। और मिकी 17 मतलब मिकी का ये 17वां वर्जन है। इससे पहले 1 से 16 वाले जितने भी थे सब मर गए हैं और उसके बाद जितना भी इंक्रीमेंट हुआ, जो भी मेमोरीज उसने, जो भी एक्सपीरियंस गेन करा, वो सब उसके पास है, वो सारी मेमोरीज उसके पास है। जब भी वो मरा है तो उसके पास वो एक्सपीरियंस है। तो ये पूरी मूवी का ये पूरा सार है। अब होता यह है कि आपको इस कैरेक्टर का पर्सपेक्टिव से भी इसको देखना है कि उसको क्या फील हो रहा है, ये सब चीज उसके साथ हो रही है या नहीं। क्योंकि मैं यहाँ पे बात करूंगा, मूवी का पहला ही सीन है कि जहाँ पे मिकी है वो एक गड्ढे के अंदर गिर जाता है। कोई बर्फीला प्रदेश है वहां पे वो है, ठीक है, अपनी फायर गन के साथ वो गिर जाता है उसके अंदर। उसकी आंखें खुलती है और वो देख रहा है कि उसके जो कम्युनिकेशंस के जो डिवाइस है सभी टूट चुके हैं, उसका जो बॉडी का थर्मल है वो भी टूट चुका है, मतलब कि उसकी सर्दी से मौत होने वाली है मोस्ट प्रोबेबली। और उसी टाइम पे उसका जो दोस्त है जो कि पायलट बना था एक मशीन का, वो भी वहां से गुजरता है, वो उसको आवाज देता है, वो रुकता है, वो नीचे आता है। मिक्की जब अपने दोस्त को देखता है
कि वो नीचे आ रहा है, तो उसके जो एक्सप्रेशंस है, उसका जो अंदर का जो बोले ना कि क्या चल रहा है उसके अंदर, उसको लगा कि मेरा दोस्त मुझे बचाने के लिए नीचे आ रहा है। तो उस तरीके से वो हंसता है, वो खुश होता है कि मुझे मरना नहीं पड़ेगा यहाँ पे, ये मुझे बचा लेगा। लेकिन ये जो प्रोग्राम है जो रिप्रिंटिंग वाला पूरा ह्यूमन का, उसने लोगों के दिमाग में या लोगों की जो सेंसिटिविटी है दूसरे ह्यूमंस के लिए, नॉट दूसरे बट मोस्टली द एक्सपेंडेबल्स के लिए, वो खत्म कर दी है। क्योंकि आप मूवी के इनिशियल स्टेजेस में देखते हो कि जब भी इनकी ह्यूमन बॉडी प्रिंटिंग है वो हो रही होती है, तो जो साइंटिस्ट है, जो रिसर्चर्स है, वो भी उनको पूरा सीरियसली नहीं ले रहे हैं। कोई गेम खेला तो वहां पे गेम में बिजी है, अगर कोई केबल खिंच जाए जिससे कुछ माल फंक्शन हो सकता है उस बॉडी के रिप्रिंटिंग में या उसकी मेमोरी के अपलोड में, तो उनकी भी उसको कोई पड़ी नहीं होती है। तो मोस्टली यहाँ पे भी यही होता है कि उसका जो दोस्त है वो नीचे आता है, इंस्टेड ऑफ सेविंग मिकी, वो उसका जो फ्लेम थ्रोअर होता है वो लेके चला जाता है, क्योंकि वो बोलता है कि तुमको तो तुम अभी मर जाओगे तो हम तुमको फिर से रिप्रिंट कर लेंगे, तो कुछ इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला हमको। और हर कोई आके उनको बस यही क्वेश्चन पूछता है कि मरना कैसा लगता है, तुम जब मरते हो तो तुमको कैसा फील होता है, तुम हमको बताओ। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो एक्सपेंडेबल्स होते हैं उनके साथ काफी बुरा व्यवहार होता है, क्योंकि लोगों की सिंपैथी नहीं है उनके साथ, क्योंकि ये मरते तो फिर जिंदा हो जाते हैं। ऊपर से उनका रैशनिंग है वो काफी टाइट, काफी स्ट्रिक्ट होता है। अगर वो रैशनिंग एक भी कैलोरी ऊपर चला जाए 1% भी, तो मशीन अलर्ट कर देती है इस एक्सपेंडेबल ने अपनी रैशनिंग के हिसाब से ज्यादा खाना लिया है, तो फिर उसका वो खाना जो एडिशनल है वो वापस ले लिया जाता है, या उसको बोला जाता है कि वापस रख दो। मूवी में एक सीन है जहाँ पे उसको स्पेस शटल के बाहर भेजा जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग में उसको बोला जाता है कि कुछ माल फंक्शन है कुछ वायर्स का, लेकिन जब वो वहां पे पहुंचता है देखता है कि वायर्स तो ठीक ही है। फिर उसको बाद में कम्युनिकेशन के थ्रू बताते हैं कि मिक्की, वी वांटेड टू डू एक्सपेरिमेंट ऑन यू, सो दिस वाज द वे वी कुड सेंड यू देयर। उसको वहां बाहर स्पेस में भेजते हैं, उसको रेडिएशन से एक्सपोज करते हैं। फिर उसको पूछते हैं कि मिक्की तुम हमको बताओ तुमको क्या फील हो रहा है, तुमको कोई जलन हो रही है, तुमको स्किन बर्न या फिर तुम्हारी सांस फूल रही है, कुछ हो रहा है क्या, तुमको डिजीनेस फील हो रही है क्या तुमको अंधापन लग रहा है, यानी तुम ब्लाइंड फील कर रहे हो। तो मतलब जो रिसर्चर्स है वो भी काफी इनसेंसिटिव तरीके से उससे बात कर रहे हैं, उसको ट्रीट कर रहे हैं, और उसको बोल रहे हैं कि तुम अपने हाथ का ग्लव है वो खोल दो, ताकि जो प्रोसेस है जो रेडिएशन की वो जल्दी से हो, ताकि उनको जल्दी से रीडिंग्स मिले, ठीक है। जो लैब में वो चूहे और पिग्स के साथ होता है वो चीज मिकी के साथ यहाँ पे रियल लाइफ में होती है, ऐसी दिखाई हुई है। और फिर जब वो उसको बोलते हैं कि तुम अपना ग्लव निकाल के हमको दिखाओ कि क्या हो रहा है क्या नहीं, तो पीछे से एक छोटा सा मीटियोर आके उसका हाथ काट के चला जाता है, और वो हाथ है ऐसे ही स्पेस में यहाँ वहां घूम रहा है। तो जो कम्युनिकेशन वाले जो कि वो लाइव फीड देख रहे हैं, तो वो भी वहां पे ऐसे सब हंसने लगते हैं। दे वर नॉट इवन लाइक सिंपैथेटिक टू हिम दैट उसका एक हाथ है वो कट गया है। और फिर वो जो सीन है, हाथ ऐसे पूरा स्पेस में ऐसा उड़ रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और फिर एक कैफेटेरिया से होकर निकलता है जहाँ पे लोग बहुत सारे बैठे हुए हैं, लेकिन किसी का भी ध्यान वहां पे जाता नहीं, और नोबडी इज कंसर्न्ड अबाउट दैट हैंड। सब अपने काम में व्यस्त है। मतलब कि लोगों की जो सेंसिटिविटी है मिकी के लिए वो कैसी है हमको ये मालूम पड़ता है। अरे हाँ सॉरी, मैं भूल गया, जिस प्लेनेट पे ये लोग पहुंचते हैं 4 साल की जर्नी के बाद, तो वहां पे जो एनवायरनमेंट है वहां पे मिकी को सबसे पहले एक्सपोज किया जाता है। उसकी जो रिएक्शंस है, उसकी जो रिस्पॉन्स है उसकी बॉडी का, उसको रिकॉर्ड करते हैं। वो खून थूकना शुरू कर देता है, उसको खून की उल्टी आनी शुरू हो जाती है। फिर ये लोग उसके एनवायरनमेंट के अंदर उसको ढालने के लिए उसके ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, डिफरेंट वैक्सीन है उसको देते हैं। तो वो बंदा 3 बार ऑलरेडी मर चुका था ड्यूरिंग द जर्नी ऑन स्पेस शटल एंड एवरीवेयर। यहाँ पे इस प्लेनेट पे आने के बाद मिकी 4 वर्जन से मिकी 16 वर्जन तक उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होते हैं। मतलब कि समझो कि वो बंदा 10 बार से ज्यादा बार मर चुका है ओनली ऑन दिस प्लेनेट। उसको बस वो एनवायरनमेंट में एक्सपोज करा है, फिर उसकी जो रिएक्शंस आ रहे हैं उसके बेसिस पे उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, और वो मरता जा रहा है, खून की उल्टियां कर रहा है। तो 17वां जो वर्जन है उसके ऊपर जो वैक्सीन है वो सक्सेसफुली चल जाती है, जिसके कारण फिर वो वैक्सीन सभी को दी जाती है, और फिर वो लोग भी वहां पे उसको ब्रीथ कर पाते हैं उस एनवायरनमेंट में। और फिर जो मूवी का पहला सीन था कि मिकी खड्डे में गिर जाता है, वो इसी प्लेनेट के खड्डे में वो गिरता है, और वहां से उसको वहां के जो लोकल नेटिव क्रीचर्स होते हैं जो कि कुछ कीड़े जैसे दिखते होते हैं, उसका दोस्त उसको छोड़ के चला जा चुका होता है, और वो क्रीचर्स है वो मिकी को लगता है कि वो उसको खा जाएंगे। उसका जो मदर बोलते हैं उस कीड़ों की, वो भी वहां पे आ जाती है, वो भी उसके ऊपर आ जाती है।
आगे का पूरा क्या है वो आपको मूवी में देखना होगा। वो बचता है नहीं बचता है, कैसे बचता है वो भी आपको देखना होगा, क्योंकि अभी तक का जो था वो मैंने मोस्टली आपको बताया मूवी के अंदर। अगर आपको और ज्यादा आगे का स्पॉइलर चाहिए तो मैं अभी स्पॉइलर में जाने वाला हूँ। अगर आपको स्किप करना है तो यहाँ से स्किप कर सकते हो, अदरवाइज चलो स्पॉइलर की बात करते हैं। तो बात यह है कि वो जो लोकल नेटिव जो क्रीचर्स है, जिनको ये क्रीपर्स क्रीचर्स बोलते हैं, तो उन्होंने कभी किसी को मारा नहीं, ठीक है। वो मिकी को उस गुफा से निकाल के उसको वापस सरफेस पे छोड़ आते हैं। लाइक दे आर नॉट हार्मिंग हिम एनीवे, दे आर लाइक दिस क्यूट लिटिल क्रीचर्स जो कि उसको सरफेस पे छोड़ आए। एक फिक्शनल मूवी है, उनको ऐसा दिखाना था, समझ सकते हैं। रियल लाइफ में बहुत सारे क्रीचर्स कीड़े होते हैं जिनकी खुद की इंस्टिंक्ट्स होती है, तो वो अपने बचाव के लिए कुछ आपको भी कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे ये क्रीचर्स है, उनको ऐसा कुछ अपने आप को बचाव करने वाला कुछ ऐसा इंस्टिंक्ट था नहीं, तो वो मिक्की को थ्रेट नहीं समझ रहे थे, तो वो उसको ऊपर छोड़ आते हैं सरफेस पर। फिर वहां से मिक्की है, वो एक ट्रक होता है जो कि एक पत्थर को लेके जा रहा होता है, उसमें छुप के वापस शिप में चला जाता है। फिर वहां से ट्विस्ट आता है कि मिक्की वापस आता है, तो उसको मालूम पड़ता है कि जो साइंटिस्ट है उन्होंने प्रीवियस मिक्की को मरा हुआ घोषित करके एक नया मिक्की प्रिंट कर लिया है। तो अभी अपने रूम में वापस जाता है तो उसको मालूम पड़ता है उसका डुप्लीकेट भी उस रूम में ही है, और वहां से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी जो उसने बनाई थी, एक सीक्रेट एजेंट थी, नाशा। लेकिन नाशा को मालूम पड़ता है कि अब एक मिकी नहीं, 2 वर्जन है मिकी के, तो नाशा को अब दोनों वर्जन चाहिए, मतलब उसको ओरियो वाला पूरा सीन करना था। तो यहाँ तक की कहानी आपको मालूम है। फिर दोनों मिकीज के बीच में झगड़ा होता है, क्योंकि जो नया मिकी है वो ज्यादा अग्रेसिव है, ज्यादा नट क्रैक है, जो भी बोलो तुम उसको, थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि मिकी के जो इनिशियल वर्जन्स थे वो काफी इनोसेंट और काफी डम थे। तो हर एक नए वर्जन के साथ साथ उसकी जो इंटेलिजेंस थी वो थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही थी, उसकी जो अग्रेसिवनेस थी वो थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही थी। तो जो 17 वर्जन था उसको जिंदा रहना था, वो उसको प्रपोज करता है कि हम बारी बारी अपनी जगह लेंगे, स्विच करेंगे, आधे आधे काम बांटेंगे। लेकिन जो नया मिकी था उसको वो मंजूर स्टार्टिंग में नहीं था, उसको बस यही चाहिए था कि पुराना मिकी है वो एक्चुअल में मरा हुआ होना चाहिए, तो मैं उसको मार ही दूंगा। तो उसको बेहोश करके फिर वो जो चिमनी होती है या फिर जो भी होता है आग का, वो पूरा जो वहां से जो ये ह्यूमन बॉडी के लिए मटेरियल बनाते हैं, तो वहां पे उसको फेंकने के लिए जाता है वो। फिर वहां पे उनका झगड़ा होता है, लड़ते हैं, फिर उनके बीच में सलाह हो जाती है, क्योंकि एक तीसरा बंदा वहां पे आ जाता है जो कि उसका दोस्त होता है। फिर जो नया मिकी है वो अपने उसके दोस्त को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके दोस्त ने उसको वहां मरने के लिए छोड़ दिया था, वो उसके मेमोरी में था ऑलरेडी। अब ये यहाँ पे एक प्लॉट होल है कि उनके पास ये मेमोरी में आया कैसे कि उसके दोस्त ने वहां पे छोड़ दिया था, क्योंकि वही है कि अगर आपको वो बॉडी आप रिट्रीव करते हो बाद में, आप उसकी मेमोरी ले सकते हो और फिर वो डेटा नए में डाल सकते हो। तो इसके पास वो डेटा कहाँ से आया, ये मुझे थोड़ा प्लॉट होल लगा, लेकिन वो इग्नोर हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वहां से आगे बढ़ते हैं तो फिर वो जो पत्थर जो लाए थे उसकी कटिंग सेरेमनी होती है, उसको दिखाते हैं लाइव वीडियो करके, सब करके, कि यहाँ पे हम अपनी सुनहरा इतिहास लगेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, इस पत्थर के ऊपर, इस क्लीन स्लेट के ऊपर। और उसी कॉन्फ्रेंस में मिकी जो नया वाला है वो वहाँ का जो लीडर है मार्शल, उसको मारने की कोशिश करता है। वही रिस्पॉन्सिबल है मिकी की प्रीवियस डेथ्स के लिए, क्योंकि उसी को ये करना था, क्योंकि नए प्लैनेट्स पे रहने के लिए एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ किसी बंदे को तो लेना था, तो एक्सपेंडेबल प्रोग्राम भी उसी का प्रपोज किया हुआ था। मिकी नया है वो उसको मारने की कोशिश करता है, उस कोशिश में वो पत्थर को शूट कर देता है, जिसके कारण उसके अंदर जो छुपे हुए जो क्रीपर क्रीचर्स थे, बच्चे थे छोटे छोटे, वो बाहर आ जाते हैं वहां से। किसी को हार्म नहीं कर रहे थे, लेकिन 2 थे, उसमें से एक को वो लोग ऑन द स्पॉट मार देते हैं और दूसरा है उनको वो कैप्चर कर लेते हैं। और उस प्रोसेस में दोनों मिकीस और उनके जो नाशा है और दूसरे दोस्त है उनको भी वो कैप्चर कर लेते हैं। अब ये जो 2 क्रीपर क्रीचर्स थे उनमें से एक की मौत हुई है, वो उनको मालूम पड़ जाते हैं, बिकॉज उनके भी खुद के कम्युनिकेशन करने के रास्ते हैं। तो जो जितने भी क्रीचर्स है, वो मदर क्रीचर्स और जितने भी थे 100,000 500,000 के नंबर्स में, सब आके शिप को घेर लेते हैं। किडनैप हुआ जो क्रीचर उनके पास है उनको रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में जो मार्शल है वो दोनों मिकीज के चेस्ट पे बम बांध देता है और उनको भेज देता है उस क्रीचर्स के बीच में। वो बोला ना कि एंट कॉलोनी को मारना है तो क्वीन को मारो, तो वैसे वो जो मदर क्रीचर होती है उसको मारने की कोशिश करता है, उसके कारण उनका एक्सपांशन ना हो आगे जाके। तो उसी समय एक साइंटिस्ट होती है, वो
वो मिकी गले में एक ट्रांसलेटर भी बांध देती है कि तुम इससे उनको कम्युनिकेट कर पाओगे, तो जिससे वो कम्युनिकेट करता है, उनको समझाने की कोशिश करता है उस मदर क्रीचर को कि तुम यहाँ से भाग जाओ, तुमको ये मारने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वहां से मार्शल आता है, इनको मारने के लिए लड़ाई होती है, सब होता है और अंत में मार्शल मर जाता है और जो मिकी 18 है वो सेक्रीफाइस कर देता है मार्शल को मारने के लिए। तो एट द एंड 17 है वो बच जाता है और वो जो क्रीचर किडनैप किया हुआ था शिप के ऊपर वो भी वापस ले लिया जाता है। और एंड में जब नाशा है वो प्रेसिडेंट बन जाती है उस प्लैनेट पे इलेक्शन जीत के, तो वो और मिकी उस जो ह्यूमन प्रिंटिंग मशीन थी उसको वो उड़ा देते हैं। तो मोस्टली ये पूरी मूवी का यही स्टोरी है। यहाँ पे बात करूँ एक्टिंग की तो रॉबर्ट पैटिंसन की एक्टिंग काफी नेचुरल है, काफी बढ़िया है, मुझे बहुत पसंद आई क्योंकि जो इनोसेंस उन्होंने दिखाया था मिकी 17 के कैरेक्टर में, जो क्लूलेसनेस थी वो काफी नेचुरल था उनके फेस पर, उनके एक्सप्रेशन पे, जो निराशा थी, जो खुशी थी उनके चेहरे पे एकदम से। मैंने जैसे बोला पहले सीन में उनका दोस्त उनको बचाने आता है तो वो कैसे खुश हो रहे थे, तो एकदम वो बच्चे वाली स्माइल होती है ना, ऐसी स्माइल दिखा रहे थे, ऐसा एक्सप्रेशन दे रहे थे। लेकिन जब वो बोलता है कि मैं तुमको बचाने नहीं आया हूँ, मैं बस ये फ्लेम थ्रोर लेने आया हूँ, तो अचानक से उनके एक्सप्रेशन है वो बच्चे की तरह एकदम मायूस, रिस्पॉन्स भी बच्चों की तरह ही दे रहे थे। तो वो काफी मुझे अच्छा लगा, एक नेचुरल एक्टिंग थी। सपोर्टिंग कास्ट में भी बहुत सारे कैरेक्टर है, मुझे उनके नाम पता नहीं लेकिन एक्टिंग अच्छी करी है। मुझे इस मूवी में जो मार्शल का कैरेक्टर मार्क रफलो ने निभाया है वो काफी क्रिंजी लगा, काफी सर का दर्द लगा मुझे, क्योंकि उनकी एक्टिंग मुझे फेक लग रही थी और वो काफी इरिटेटिंग कैरेक्टर था। आप इसको एक अच्छा कैरेक्टर दिखा सकते थे, अच्छे तरीके से उसको लिख सकते थे, लेकिन थोड़ा पॉलिटिकल बाजी करने के चक्कर में ये कैरेक्टर को आपने बिगाड़ दिया। बाकी मूवी की बात करें तो मूवी अच्छी है, स्टार्टिंग का हाफ है वो इंटरेस्टिंग है, लेकिन जो सेकंड हाफ है मैंने बोला वो प्लेनेट पे जाने के बाद क्रीचर वाला, क्लाइमैक्स वाला जो लास्ट का क्लाइमैक्स सब है वो काफी बचकाना है। मोस्टली मूवी में आपको लॉजिक मिल जाएगा कुछ चीजों में, कुछ चीजें आपको एकदम लॉजिकलेस लगेगी। और बात करें इसकी सिनेमेटोग्राफी, इसकी वीएफएक्स की, इसकी जो कलर ग्रेडिंग है वो टॉप नॉच है। व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो काफी बढ़िया रहेगा आपका, अच्छा काम किया है टीम ने उसके अंदर। थोड़ी सी सीजीआई में इशू है लेकिन वो नेग्लिजिबल है क्योंकि मोस्टली आपको लगता है कि वो सही है। ओवरऑल मैं इस मूवी को 3.5 स्टार दूंगा। मूवी अच्छी है, आप देख सकते हो, इसमें न्यूडिटी वाले सीन्स भी है, बहुत सारे सीन्स है, तो फैमिली के साथ जाना अवॉइड करें क्योंकि आप अनकंफर्टेबल भी फील कर सकते हो, तो आप इसको अकेले देख सकते हो। और हाँ, स्पेशल मेंशन के जिस बंदे ने पैरासाइट बनाई थी ये मूवी उसी बंदे ने बनाई है, जो कि मैं बताना भूल गया था। लेकिन यही है कि मूवी मस्ट वॉच नहीं है, आपको देखना है तो देखो। मूवी अच्छी है, नॉट द बेस्ट बट अच्छी है। तो यही था मेरा रिव्यू। टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली बार।